Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 5th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab Official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले हम ओमिक्रॉन के बारे में बात करेंगे, जो कि कोविड-19 का एक न्यू वेरिएंट है जिसके केसेस लगातार वर्ल्ड वाइड फैलते जा रहे हैं. इंडिया के अंदर उसके टोटल 4 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं. इसके अलावा विल टॉक अबाउट कल्चरल मैपिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली स्टार्ट किया है, जहाँ पर टोटल 80 विलेजेस को प्रॉपरली मैप आउट किया जाएगा, मतलब कल्चरल पर्सपेक्टिव से. देन विल टॉक अबाउट सम न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज जो कि इंडिया के अंदर पाई गई हैं. उसके बाद हम एक असॉल्ट राइफल के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है AK-203, जो कि इंडिया ने रिसेंटली रशिया से प्रोक्योर करने की बात की है. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट म्यांमार इंडिया का जो बॉर्डर है, उसको खोलने के बारे में बात कर रहा है म्यांमार, बट इंडिया ने अभी तक इसको खोलने की के लिए कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिए हैं. तो फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज ओमिक्रॉन. इंडिया के अंदर टोटल उसके 4 केसेस ऑलरेडी पाए गए हैं. सबसे पहले हमें पता है कि टोटल 2 केसेस तो ऑलरेडी कर्नाटक से आ चुके थे. इसके अलावा एक केस अभी रिसेंटली गुजरात से आया है और एक केस महाराष्ट्र से आया है. गुजरात के अंदर एक 72 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि रिसेंटली जिम्बाब्वे से आए थे, वो पॉजिटिव पाए गए हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट से. एंड सेकंड पर्सन जो महाराष्ट्र से है, ही इज़ अ 33 ईयर ओल्ड, वो केप टाउन से रिसेंटली आए थे. इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका के जस्ट अगर ऊपर देखेंगे दैट इज जिम्बाब्वे. साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जो कि माना जा रहा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यहीं से ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है, और इसके जस्ट पास में जिम्बाब्वे है. नाउ जिम्बाब्वे इज ऑल्सो वन ऑफ द एट रिस्क कंट्रीज, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐसा बोला है कि एक 12 कंट्रीज का एक लिस्ट निकाला है जो कि सारी एट रिस्क हैं, जहां पर ऑलरेडी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है. उसमें जिम्बाब्वे भी एक है. ठीक है, तो जिम्बाब्वे से रिसेंटली ये पर्सन आए थे और सेकंड पर्सन जो थे वो केप टाउन से आए थे. केप टाउन अगर आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के अंदर, केप टाउन यहाँ पर एक प्लेस है. ठीक है, सो ये दोनों पर्सन की ट्रैवल हिस्ट्री जो थी वो साउथ अफ्रीका के आसपास थी, और इसीलिए माना जा रहा है कि इनके अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट शायद वहीं से आया होगा. ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें कि आपको यहाँ पर एक ही समझना है कि साउथ अफ्रीका जो है, देखिए साउथ अफ्रीका के टोटल 3 कैपिटल्स हैं, 3 कैपिटल सिटीज़ हैं. फर्स्ट जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है दैट इज प्रिटोरिया, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल टॉप पे. वहाँ पे जुडिशियल कैपिटल जो है उसका नाम है ब्लूम फॉन्टेन. एंड थर्ड वन इज जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है दैट इज केप टाउन. तो आपको ध्यान रखना है 1, 2, 2 एंड 3, ये तीनों ही साउथ अफ्रीका की कैपिटल है. एंड बट जो लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका की दैट इज जोहान्सबर्ग. ठीक है, आपको ध्यान रखना है दिस इज द लार्जेस्ट सिटी. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जहाँ पर आपको किसी भी स्टेट पीसेस के अंदर कंफ्यूज किया जा सकता है. आपको इस चीज़ में प्रॉपर्ली ध्यान रखना है बिकॉज साउथ अफ्रीका लगातार न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट. तो साउथ अफ्रीका के ऊपर जो क्वेश्चन है वो लगातार इंक्रीज होंगे किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, स्पेशली स्टेट PCS या फिर डिफेंस एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. नाउ हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी स्टेट्स हैं उसको सेंटर ने भी डायरेक्ट किया है, यानी कि कुछ डायरेक्शंस वगैरह प्रोवाइड किए हैं कि उनको सर्विलेंस को इंक्रीज करना है. जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो कि भारत में आ रहे हैं बाकी कंट्रियों से, उनका प्रॉपर्ली RT-PCR वगैरह करना है और चेक करना है ताकि वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड ना हो या फिर कोविड पॉजिटिव ना हो, ताकि कोविड के जितने भी केसेस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं उसको हम पूरी तरीके से रोक सकें. इसके अलावा इंडिया के अंदर भी अगर कोई हॉटस्पॉट इमर्ज हो रहा है तो उसको हमें प्रॉपर्ली मॉनिटर करना है. कि देखिए जो कर्नाटका है, अभी तक के रूल्स के हिसाब से कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे 10 केसेस आ जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ क्लस्टर. ठीक है, जहाँ पर एक ही जगह पर 10 केसेस आ जाएंगे वहाँ पर उसे कहते हैं कि वहाँ पर कोविड का एक क्लस्टर बन गया है. बट कर्नाटका ने रिसेंटली इस रूल में कुछ चेंजेस किए हैं और बोला है कि अब से 10 केसेस पे क्लस्टर नहीं बनेगा, सिर्फ 3 केसेस पे ही क्लस्टर माना जाएगा. मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर 3 केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के पाए जाएंगे, माना जाएगा कि वो एक क्लस्टर ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है. ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉम्प्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है सारे के सारे पॉजिटिव इंडिविजुअल्स की. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से अफेक्टेड पाया जाता है, उसके आसपास उसने अपने पिछले कुछ दिनों में कितने लोगों से कांटेक्ट किया था उसको प्रॉपर्ली ट्रेस आउट करना है. एंड उन हर पर्सन को उस हर लोग को प्रॉपर्ली आपको आइसोलेशन में डालना है ताकि इस पर्टिकुलर वायरस को स्प्रेड होने से हम रोक सकें. और इसका प्रॉपर्ली फॉलोअप करना है 14 डेज़ के लिए. मतलब हर उस पर्सन को जिसको आपने अभी आइसोलेशन में या फिर क्वारंटाइन में डाला है उसको आप अगले 14 दिनों तक प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे और उसके बाद फिर से RT-PCR चेक करके आप मालूम करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है. ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि वो सारे पर्सन जो कि कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके सैंपल्स को आप इंसाकॉग में भेजेंगे. जैसा कि हमने अभी लगातार बात की है कि इंसाकॉग एक ऐसी बॉडी है जो कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग करता है कोविड के डिफरेंट वेरिएंट्स का. तो जो रिसेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसको कंफर्मेशन के लिए, उसको 100% कंफर्म करने के लिए भी जो फाइनल जीनोमिक सीक्वेंसिंग करेगा वो इंसाकॉग ही कर रहा है. इसके अलावा देखिए अगर हम जल्दी से जल्दी पॉजिटिव सैंपल्स को इंसाकॉग के पास भेजेंगे ताकि प्रॉपर्ली जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि अभी स्टार्टिंग में अभी ओमिक्रॉन ज़्यादा फैला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ इंडिया के अंदर, ओनली 4 केसेस है. अगर हम इसे बहुत जल्दी रोक दें, जितने भी अर्ली केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई कर ले, जितने भी लोग उसके आसपास थे उनको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर ले, प्रॉपर्ली टेस्टिंग वगैरह करके, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वेरिएंट को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड के अंदर भी. इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेल्थ इंफ्रा है हमारा, उसको अभी से हमें रेडी करना पड़ेगा कि अगर बाई चांस थर्ड वेव इंडिया के अंदर आता है
तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड बच्चों के अंदर। देखिए आपको ध्यान रखना है, बच्चे एक ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन है अभी के टाइम में जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज उन्हें अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिला है, राइट, उनको अभी कोई वैक्सीन नहीं मिला है, उसके कारण वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि रूरल एरियाज जहाँ पर अभी डेवलपमेंट एंड हेल्थ का इंफ्रा बहुत अच्छा नहीं है, एंड सेकंड बच्चों के लिए जितने भी कोई पर्टिकुलर केसेस वगैरह हैं उसको जल्दी से जल्दी रोकना जरूरी है। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है या नहीं। देखिए अगर कोई पर्सन कोविड पॉजिटिव है तो क्या वो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव है कि नहीं कैसे पता चलता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर चीज़ है दैट इज कॉल्ड एज एस जीन ड्रॉप आउट। आपको ध्यान रखना है, एक नॉर्मल जो कोविड वेरिएंट होता है, एक नॉर्मल जो कोविड जीन होता है एंड एक ओमिक्रॉन का जो जीन होता है, दोनों के बीच में फर्क ये है कि कोविड जीन के अंदर टोटल जितने भी जीन्स होते हैं उसके अंदर एक एस जीन भी होता है, एंड ओमिक्रॉन के अंदर ये एस जीन जो है वो एबसेंट है, मतलब ये एस जीन जो है ओमिक्रॉन ने अपने अंदर नहीं रखा है, इसको म्यूटेट करके हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए एस जीन ड्रॉप आउट को पता लगाने के लिए एक तरीका होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसके अलग अलग डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं करने के, उसमें एक जो है दैट इज कॉल्ड एज टैग पाथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है टैग पाथ जो है वो कोविड 19 से रिलेटेड है, तो आरटीपीसीआर के अंदर एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज टैग पाथ, वो चेक करता है एस जीन्स को। ठीक है, वो एस जीन्स को ढूंढता है। तो अगर आप टैग पाथ टेस्ट करते हैं और अगर वो नेगेटिव आ जाता है, मतलब उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर एस जीन नहीं है, और अगर एस जीन नहीं है इसका मतलब है कि अगर वो कोविड पॉजिटिव है बट उसके अंदर एस जीन नहीं है, इसका मतलब है कि वो ओमिक्रॉन से अफेक्टेड है। ठीक है, ये हेल्प करता है हमें कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ओमिक्रॉन से अफेक्टेड हो सकता है नहीं ये मालूम करने में, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन इसके अंदर नेगेटिव आ भी जाता है टैग पाथ रिजल्ट्स के अंदर, उसके बावजूद उनका जो सैंपल है उसको इंसाकॉक के पास भेजा जाता है ताकि उसकी प्रॉपर जीनोम सिक्वेंसिंग हो सके एंड एक फाइनल कंफर्मेशन मिल सके कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो अफेक्टेड है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही अफेक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द 38 कंट्रीज, टोटल 38 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। इंडिया में भी टोटल 4 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, देखिए लेकिन बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा रिपोर्ट ये या फिर डेटा कोई ये नहीं शो करता है कि ये ज़्यादा लीथल है। अभी तक ऑल्दो इतने सारे केसेस आ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी लिथैलिटी जो है वो काफ़ी कम है अभी तक। क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसकी लिथैलिटी बहुत कम है तो फिर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों डिक्लेयर किया गया था बाय डब्ल्यूएचओ। अचानक से साउथ अफ्रीका के अंदर जो केसेस है अचानक से बढ़ने शुरू हो गए, और ये जो पर्टिकुलर ओमिक्रॉन है उसके अंदर 50 से ज़्यादा म्यूटेशन हो रखे हैं। ठीक है, मतलब 50+ म्यूटेशन इसके अंदर है, प्लस इसके केसेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, तो इसके पास ग्रोथ एडवांटेज है, मतलब बहुत जल्दी प्रोलिफरेट हो रहा है, बहुत जल्दी फैल रहा है। इसी कारण डब्ल्यूएचओ ने इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाया था कि अगर बहुत जल्दी फैल रहा है तो हो सकता है कि अगर इसकी लिथैलिटी ज़्यादा हुई तो ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर सकता है और ज़्यादा लोगों के अंदर ये मोर्टेलिटी क्रिएट कर सकता है, राइट। ठीक है, इसीलिए इसको रोका गया है। नाउ इसके अलावा इंडिया के अंदर डेली लेवल पे अभी भी 9,000 के आसपास कोविड केसेस आ रहे हैं जो कि ज़्यादातर केरला से आ रहे हैं। इंसाकॉक जो है उसने लेकिन अभी तक ये बोला है कि हमारे इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर केस आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट से आ रहे हैं, और जो डेल्टा से रिलेटेड जो बाकी उसके लीनेजेस हैं उसके ही केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी ओमिक्रॉन से अफेक्टेड ज़्यादा केसेस नहीं हैं, इसके बावजूद इंडिया के अंदर टोटल 4 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम आज का डेटा चेक करेंगे, देखिए साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर 227 मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस यहीं से आए हैं। यूके के अंदर अराउंड 40, घाना 33, बोट्सवाना 21, एंड ये सब वो कंट्री है जहाँ से ऑलरेडी केसेस आ रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की बात करेंगे टोटल 4 केसेस यहाँ पर आ चुके हैं, 2 कर्नाटक से, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र से रिसेंटली आया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कल्चरल मैपिंग। नाउ जैसे हमने अभी रिसेंटली बात किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको रिसेंटली स्टार्ट कर रहा है, और जो इसको करने का जो जिम्मेदारी दी गई है दैट हैज़ बीन गिवन टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। ठीक है, ये एक ऐसी बॉडी है जिसको अभी रिसेंटली कल्चरल मैपिंग करने के लिए बोला गया है। टोटल 80 विलेजेस के अंदर कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो उस पर्टिकुलर विलेज से रिलेटेड है, जो कि हमारे या तो फ्रीडम मूवमेंट में रिलेटेड है या फिर उस पर्टिकुलर विलेज का कोई भी अगर यूनिक क्राफ्ट या फिर फेस्टिवल है, तो उन सब चीज़ों को प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है अराउंड 80 विलेजेस के अंदर। धीरे धीरे इसको और इंक्रीज किया जाएगा और जो बाकी जितने विलेजेस बचे हैं इन सबको इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए ऑल विलेजेस विद अ कनेक्शन टू द फ्रीडम मूवमेंट, वो सारे के सारे विलेजेस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड है, या फिर कोई भी ऐसा विलेज जिसके पास अपना खुद का यूनिक आर्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको उस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट किया गया है। एम क्या है? एम ये है कि एक डेटाबेस क्रिएट करना है जहाँ पर हर एक विलेज के अंदर, मतलब किसी भी पर्टिकुलर विलेज के अंदर उसकी क्या कल्चरल यूनिकनेस है, क्या उसके कस्टम्स हैं और क्या उसके ट्रेडिशंस हैं, इन सबको प्रॉपर्ली नोट डाउन किया जाएगा, प्रॉपर्ली इसको मेंटेन किया जाएगा। ये एक नेशनल रजिस्टर बनाने में हेल्प करेगा जहाँ पर हमें हर एक विलेज स्पेसिफिक आर्टिस्ट और उनके आर्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलने में हेल्प मिलेगी इन द फ्यूचर। इसके बाद जितने भी आर्टिस्ट वगैरह हैं उन सबको एक यूनिक आईडी दी जाएगी और साथ ही साथ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो ऑनलाइन या फिर देखिए
कोविड के कारण क्या हुआ, कोविड के कारण बहुत सारे ऐसे जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट या फिर ट्रेडिशनल जो आर्ट फॉर्म्स थे जो लगातार डिक्लाइन होते जा रही हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए भी हर एक आर्टिस्ट को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, ताकि वो ऑनलाइन भी डिफरेंट अपने मैकेनिज्म्स को यूज़ करके अपने ग्रोथ को लगातार मतलब इंक्रीज कर सके, और जितने भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है वो कोई भी डिक्लाइन ना करे, वो लगातार इंक्रीज होते जाए। ठीक है, कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स खत्म नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। नाउ यहाँ पर कुछ विलेजेस की यहाँ जहाँ पर किस विलेज का क्या कल्चरल इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हमने बात की है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्लेस कॉल्ड सिम्पौर या फिर पांदेरथन, जो कि JNK के अंदर जो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ सिम्पौर जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस है जो कि रिलेटेड है लाल देद से। ठीक है, एक 14th सेंचुरी की एक पोएट थी यहाँ पर लाल देद, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, इस विलेज को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा चोगला मसार, जिसे वानला बोलते हैं, देखिए चोगला मसार और वानला दोनों लद्दाख के अंदर दो विलेजेस हैं, दोनों के अंदर ही वुड कार्विंग की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा खाटकर कलान जो कि पंजाब के अंदर है, ये वो प्लेस है जहाँ पर भगत सिंह की मेमोरियल बनाई हुई है। नेक्स्ट विल रेनी विलेज जो है उत्तराखंड के अंदर है, जहाँ पर चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट कठपुतली कॉलोनी, जो कि ये कठपुतली कॉलोनी जो है दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो माइग्रेंट कठपुतली आर्टिस्ट है उनके बारे में यहाँ पर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट तमिलनाडु के अंदर टोटल दो विलेजेस हैं, इतयापुरम और थिरुचिगाड़ी। ठीक है, दोनों तमिलनाडु के अंदर प्लेसेस हैं। जो इतयापुरम है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ अ पोएट कॉल्ड सुब्रमण्यम भारती, एंड तिरुचिगाड़ी जो है इट इज़ अ विलेज ऑफ वुमेन पॉटर्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कौन से विलेज किस आर्ट फॉर्म के लिए बहुत फेमस है, इस चीज़ के बारे में यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट कुछ बटरफ्लाई स्पीसीज पाई गई हैं। नाउ कुछ साल के अगर यूपीएससी के ट्रेंड्स देखेंगे तो वहाँ पर आप बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की, लेकिन आपको एटलीस्ट नेम से पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर स्पीसीज से रिलेटेड है। जैसा कि देखिए कुछ यहाँ पर बटरफ्लाई स्पीसीज के नेम है, आपको ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी बटरफ्लाई है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सबके सब बटरफ्लाइज हैं। फर्स्ट इज कॉमन क्रो। देखिए नाम से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये बटरफ्लाई है, बट आपको ध्यान रखना है कॉमन क्रो इज द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। देन विल टॉक अबाउट कॉमन एमिग्रेंट, देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज कॉमन फोर रिंग, ये भी बटरफ्लाई की स्पीसीज है। देन कम्स टाउनी कॉस्टर, देन कम्स लेसर ग्रास ब्लू, एंड फाइनली इट इज रस्टिक। ये 6 स्पीसीज ऐसी हैं जो सबके सब बटरफ्लाइज हैं, आपको इन सब के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। नाउ देखिए जो इसमें कॉमन क्रो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चेक करते हैं। देखिए इसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज कॉल्ड यूप्लिया कोर। यूप्लिया कोर की बात करें, ये साउथ एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। इंडिया के अंदर भी ये मिलता है, जहाँ पर इसे कॉमन इंडियन क्रो बोला जाता है, और जहाँ पर जब ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है उसे वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन क्रो बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अडेप्टिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेशन कर सकता है, और जिस पर्टिकुलर प्लेस से जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड ही वो अपने बॉडीज़ के अंदर कुछ अडेप्टेशंस करता है। जब ये बहुत छोटा होता है, यानी कि जब ये अपने इनिशियल फेजेस में होता है, यानी कि जब वो कैटरपिलर होता है, जिस पर्टिकुलर फूड या फिर जिस पर्टिकुलर प्लांट पे रहता है वहाँ से फूड के फॉर्म में ये कुछ टॉक्सिन्स को ले लेता है अपने बॉडी के अंदर, जो कि ये पास ऑन करता रहता है अपने लार्वा के पास, उसके बाद अपने प्यूपा के पास, एंड फाइनली एडल्ट। जब वो एडल्ट बन जाता है तो उस टाइम इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर इसके बॉडी के अंदर कुछ टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नाउ जब ये फीड करता है तो इट इज़ वेरी बोल्ड, यानी कि एक पर्टिकुलर फ्लावर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, और उससे ज़्यादा वो नेक्टर्स को लेने की कोशिश करता है। इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये हर एलिवेशन पे पाया जाता है, राइट फ्रॉम सी लेवल से लेकर के माउंटेन्स तक ये हर जगह पाया जाता है, एंड फाइनली ये हर लेवल ऑफ वेजिटेशन में भी पाया जाता है, इन ऑल टाइप्स ऑफ रीजन। ये भले ही वो डेजर्ट लैंड हो या फिर फुली फॉरेस्टेड लैंड हो, हर जगह पर ये पर्टिकुलर बटरफ्लाई जो है पाया जाता है। आई होप आपको इसके बारे में प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट AK-203। नाउ जैसा हमें पता है कि ये असॉल्ट राइफल्स है, आप देख सकते हैं इसको, ये असॉल्ट राइफल्स हैं। नाउ जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने रिसेंटली फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि हम एक डील कर रहे हैं जो कि रशिया के साथ, जहां पर हम 6 लाख, ध्यान रखना है आपको, 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स ले रहे हैं, इंडिया ले रही है। ठीक है, नाउ ये डील जो है वो टोटल 5000 करोड़ की हो रही है, जो कि दिसंबर 6 को, जब व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है रिसेंटली इंडिया को आने वाले हैं, तब ये साइन किया जाएगा। ठीक है, देखिए ये बहुत बड़ा एक बूस्ट हो सकता है इंडिया के सेल्फ रिलायंस में। कैसे? देखिए टोटल जो 6 लाख जो राइफल्स हमें लेने हैं उसमें से 5 लाख जो हैं, वो जो 5 लाख राइफल्स हैं वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। यूपी के अंदर एक प्लेस है जो कि अमेठी है, अमेठी के अंदर कोरवा नाम की एक प्लेस है जहां पर असॉल्ट राइफल्स को बनाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, टोटल 6 लाख हम राइफल्स ले रहे हैं, उसमें से 5 लाख राइफल्स ऐसे होंगे जो कि इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे, और 1 लाख राइफल्स ऐसे होंगे जो कि इमीडिएट बेसिस पे, मतलब जल्दी से जल्दी इंडियन आर्मी को ट्रांसफर करेगी रशिया बनाकर। ठीक है, तो ये एक 7.62 mm की राइफल है जो कि रिप्लेस करेगी पूरी तरीके से इंसास राइफल्स को। देखिए इंडियन आर्मी जो है वो इंसास राइफल्स को यूज़ करती है अभी, ठीक है, और लगभग 30 सालों से यूज़ करती जा रही है, लेकिन अब इसकी जो ऑपरेशनल रेंज है वो बहुत धीरे धीरे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो लगातार कम होती जा रही है, और एज कम्पेयर टू द चैलेंजेस
दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, इसलिए हमने इसको चेंज करने की बात की है विद AK-203। नाउ इसका रेंज जो है अराउंड 300 मीटर्स का है, मतलब जहाँ से ये फायर करेगा अराउंड 300 मीटर्स तक इसकी बुलेट जा सकती है, इसलिए और साथ ही साथ ये बहुत लाइट वेट भी है, बहुत ही रोबस्ट है और बहुत ही ईजी टू यूज़ है, इसलिए इंडिया ने इसको लेने का प्रोक्योर करने का फैसला किया है। अगर इसकी बात करें, ये इंडियन आर्मी को दिया जाएगा और ये हमारे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म दोनों में ही हेल्प करेगा। 2019 के फरवरी में इंडिया और रशिया ने इस पर्टिकुलर डील को साइन किया था, जहां पर टोटल 6 लाख राइफल्स को देने की बात की गई थी और इसके लिए एक बॉडी सेटअप की गई थी, IRRPL। इसका मतलब है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक बॉडी को साइन अप किया गया था, जहां जो इन दोनों ही इंडिया और रशिया के बीच में जो डील हुई थी उसको प्रॉपर्ली फाइनलाइज कर रहा था। ठीक है, आई होप आपको AK-203 के बारे में प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। नाउ नेक्स्ट विल टॉकिंग अबाउट कि म्यांमार इट इज़ वेरी कीन ऑन रीओपनिंग द बॉर्डर गेट्स विद इंडिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना है कि देखिए, इंडिया ने बॉर्डर को सील कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड। ठीक है, कोविड के कुछ केसेस पाए गए हैं। देखिए मणिपुर के जस्ट पास में, अगर आप म्यांमार का बॉर्डर देखेंगे यहाँ पर, अगर आप देखिए म्यांमार का अगर आप बॉर्डर देखेंगे तो ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन चारों स्टेट से ट्रैवल करता है, पास करता है। तो मणिपुर के जस्ट पास में आप देखेंगे 2 विलेजेस हैं यहाँ पर, तामू विलेज है और एक और विलेज है, ठीक है, नामफालोंग। इन दोनों ही विलेजेस के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कोविड के केसेस पाए गए थे, उसके कारण इंडिया ने इस बॉर्डर को सील कर दिया था। अब जब केसेस लगातार धीरे धीरे कम हो रहे थे तो म्यांमार ने बोला था कि आप प्लीज़ फिर से इसको रीओपन कर दीजिए ताकि हम फिर से लीगल बॉर्डर ट्रेड को ओपन कर सके, स्टार्ट कर सके। नाउ देखिए, यहाँ पर लीगलाइज्ड बॉर्डर ट्रेड की बात की गई है। प्रॉब्लम जो लगातार देखी गई है कि ऑल दो बॉर्डर सील है, लेकिन इसके बावजूद म्यांमार से लगातार ट्रेडर्स और स्मगलर्स जो इंडिया के अंदर स्मगलिंग करते हैं, जहां पर जो मतलब इलीगल गुड्स हैं, इलीगल चीज़ें हैं जैसे कि गोल्ड, ड्रग्स एंड जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इन सबका गलत तरीके से व्यापार होता है, ट्रेड हो रहा है। देखिए, जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है उसको असम राइफल्स जो है गार्ड करता है, ठीक है, और वो लगातार ही मतलब कहीं ना कहीं लगातार ही डेली बेसिस पे ऐसे लोगों को सीज करता है, ऐसे लोगों को पकड़ता है जहाँ पर इलीगल गुड्स वगैरह जिनके साथ मतलब पाए जाते हैं, और वो कितने ही करोड़ रुपीज़ की ऑलरेडी इलीगल गुड्स जो है ऑलरेडी पकड़ चुका है। ठीक है, अगर आप इसके बाद देखेंगे, इंडिया ने बोला है इंडिया इज इन नो हरी, इंडिया इसको जल्दी से ओपन नहीं करना चाहता है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज ये बोल रही है कि लगातार इंसर्जेंसी बढ़ती जा रही है म्यांमार से, तो पहले हमें इसको रोकनी जरूरी है, बिकॉज अगर बॉर्डर्स ओपन हो जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो गलत तरीके से इंडिया के अंदर एंटर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लेटेस्ट एम्बुश की बात करेंगे तो मणिपुर में एक असम राइफल्स पर अटैक हुआ था जो कि इन्हीं इंसर्जेंट्स ने किया था, जहां पर एक कमांडिंग ऑफिसर, उनके वाइफ और उनके सन जो वापस जा रहे थे एक पर्टिकुलर विलेज से मणिपुर में, उन तीनों को ही मतलब मार दिया गया था। नाउ दिस वाज अ वेरी ड्रेडफुल इंसिडेंट। इसके बाद इंडिया और म्यांमार के रिलेशन धीरे धीरे थोड़े से खराब हुए थे और इसी कारण इंडिया अभी जल्दी बात नहीं मान रहा है बॉर्डर को ओपन करने के लिए। ये जैसा आप देख चुके हैं, यहाँ पर टोटल 4 स्टेट्स हैं इंडिया के जो कि म्यांमार को टच करती है डायरेक्टली, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो कि इन सबको डायरेक्टली टच करते हैं। अरुणाचल और म्यांमार के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर पांगसो पास है। ठीक है, इसके अलावा तामू और नामफ्लांग जो है दोनों ही यहाँ पर मणिपुर के साइड में लोकेटेड है। आपको ध्यान रखना है तामू एक ऐसा प्लेस है जो कि म्यांमार के साइड में है। ठीक है, म्यांमार के साइड में है। इसके अलावा ये सब कुछ प्लेसेस है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट, देखो जैसा हमने देखा कि इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर्स है उसको जो असम राइफल्स है वो इसको गार्ड करता है, तो हम बाकी जितने भी बॉर्डर्स हैं इंडिया के उसको हम प्रॉपर्ली चेक कर लेते हैं कि किसको कौन गार्ड करता है। यानी कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों ही प्लेसेस पे BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वही डिप्लॉयड है। इसके अलावा इंडिया नेपाल के प्लेस पे और इंडिया भूटान दोनों ही जगहों पर SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल जो है वही डिप्लॉयड है। तो आप समझ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों में BSF डिप्लॉयड है, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान दोनों में SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल डिप्लॉयड है। फाइनली इंडिया म्यांमार में जैसा हमने अभी देखा असम राइफल्स डिप्लॉयड है। एंड फाइनली इंडिया चाइना के अंदर एक न्यू बॉडी बनाई गई थी ITBP यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इनको डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाउ आज हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम डिवीजन के फॉर्मेट में देख लेते हैं। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज केप टाउन इज द लार्जेस्ट सिटी इन साउथ अफ्रीका। द सेकंड क्वेश्चन इज ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड हैज बीन फाउंड टू बी लेस लीथल देन द डेल्टा वेरिएंट। थर्ड क्वेश्चन इज रेनी विलेज इज लोकेटेड इन उत्तराखंड एंड इज वेरी फेमस फॉर इट्स वुड कार्विंग। Then the fourth question is कि common crow is a species of butterfly mainly found in South Asia. AK-203 will completely replace INSAS rifles. Then comes Tamu village is located on Myanmar side of India-Myanmar border. And final question is that India-Bhutan border is guarded by ITBP forces. तो आप ये आपके आज के क्वेश्चन है जिसको आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देना है आंसर इसके, एंड इसके आंसर आपको हम कल के वीडियो के लास्ट में बताएंगे। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बंगाल फ्लोरिकॉन इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द बस्टर्ड फैमिली। ये गलत स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में बात की थी दैट लेसर फ्लोरिकॉन जो है वो सबसे छोटे हैं, जो लेसर फ्लोरिकॉन्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, बंगाल फ्लोरिकॉन सबसे छोटे नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज मोर देन 70% ऑफ द कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक INS
दिस विक्रांत इज इंडिजीनियस। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बारे में हमने कल बात की थी। 73% जो टोटल चीज़ें हैं जो कि इंडिजीनियस हैं। इसके अलावा मोर देन 25 स्टेट्स हैव ऑलरेडी यूटिलाइज 100% फंडिंग अंडर मनरेगा इन 2021 एंड 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर इसमें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने इसके बारे में बात की थी। टोटल 27 से ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरी तरीके से अपने फंडिंग को फिनिश कर दिया है। नेक्स्ट कम्स साइक्लोन जवाद हैज़ बीन नेम्ड बाय इंडिया। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। इसको नेम किसने दिया था? सऊदी अरेबिया ने। एंड फाइनली क्वेश्चन इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है ये अलाउ करता है फार्मर्स को टू सेल सीड्स अंडर लोकल ब्रांड नेम्स। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। ये एक्ट जो है अलाउ करता है फार्मर्स को कि सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, आपस में शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ब्रांड नेम के अंदर उसको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।